छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह नवंबर कक्षा 12वीं विषय लेखाशास्त्र। आज हम बनाने जा रहे हैं नवंबर माह का असाइनमेंट क्वेश्चन। पहला दिया हुआ है प्रश्न, फर्म से कोई साझेदार कब निवृत्त हो सकता है और इसका निवृत्ति का फर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं सबसे पहले फर्म से साझेदार के निवृत्त होने के क्या कारण हैं। सबसे पहला है कि सूचना देकर ऐच्छिक साझेदारी की दशा में कोई भी साझेदार अन्य सभी साझेदारों को सूचना देकर के फर्म से अलग हो सकता है। दूसरा है वृद्धावस्था के कारण, जब किसी साझेदार की आयु अधिक हो जाती और वह कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो वह अपनी वृद्धावस्था के कारण फर्म से अलग हो सकता है। तीसरा पॉइंट में आते हैं अस्वस्थता के कारण, जब कोई साझेदार किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाता है जिससे वह सक्रिय रूप से कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है। चौथा है मतभेद होने के कारण, साझेदारी में किसी भी कार्य सहमति के आधार पर किया जाता है। कोई भी कार्य हो सभी साझेदारों के सहमत होने पर ही किया जाता है। यदि किसी साझेदार का फर्म के अन्य साझेदारों से मतभेद हो जाता है और उसे फर्म के अन्य साझेदारों के साथ कार्य करने में कठिनाई होती है तो वह फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। पांचवा है अन्य कार्य करने के लिए, जब फर्म का कोई साझेदार फर्म के कारोबार के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करना चाहता है तो वह फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है। अब इसी में क्वेश्चन और दिया है कि साझेदार के निवृत्त होने पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो इसमें पहला है ख्याति का लेखांकन किया जाता है। दूसरा संपत्ति एवं दायित्वों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। साझेदारों की संपत्ति और दायित्वों का फिर से मूल्यांकन किया जाता है। जब साझेदार निवृत्त होता है तो उसकी देय राशि की गणना की जाती है। चौथा है जब साझेदार निवृत्त होता है तो उसके पूंजी का समायोजन किया जाता है। पांचवा है लाभ हानि का विभाजन अनुपात और लाभ प्राप्ति का अनुपात ज्ञात किया जाता है। छठवा अवितरित लाभ संचय एवं कोषों का विभाजन किया जाता है। अब इसी में आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ए, बी और सी 5:4 और 3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है और ए और सी अपना नया अनुपात 3:2 रखते हैं। ए और सी का लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करो। लाभ प्राप्ति अनुपात का सूत्र क्या है? नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ए का प्राप्ति अनुपात क्या हो जाएगा? 3/5 माइनस 5/12। अब 3/5 कैसे आया नया अनुपात? देखिए ए और सी का नया अनुपात क्या है? 3:2। 3:2 यानी कि 3:2 कितना हो गया? 5। तो ए का हो जाएगा 3/5। ठीक उसी प्रकार ए का है पुराना जो है 5/12, वो कैसे हो जाएगा? आप क्या करेंगे? 5-4 3 5 4 9 3 12 हो गया। तो ए का हो जाएगा 9 5/12। ठीक है, 5/12 हो गया। अब क्या करोगे आप? लघुत्तम ले लोगे हरों का लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 60 आ जाएगा। 12×5 = 60। अब आप 5 से क्या करोगे? 60 को भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12×3 = 36। 12 से 60 को भाग दे दोगे तो आ जाएगा 5। 5×5 = 25। 36 में 25 माइनस करोगे तो आ जाएगा 11। 11/60। ठीक उसी प्रकार सी का प्राप्ति अनुपात निकालेंगे। सी का प्राप्ति अनुपात क्या हो जाएगा? 2/5 माइनस 3/12। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही इसमें भी करेंगे तो आ जाएगा 9/60। ए और सी का प्राप्ति अनुपात क्या हो जाएगा? 11/60 अनुपात 9/60। अगर हर समान है तो आप देखोगे 11:2। ए और सी का प्राप्ति अनुपात क्या हो जाएगा? 11:9। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं।
कि ए, बी और सी व्यापार में साझेदार हैं जो कि 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। इनका चिट्ठा दिया हुआ है। क्या दिया है चिट्ठा? संपत्ति पक्ष में दिया है रोकड़ 600, बैंक में रोकड़ 1000, अधमड़ दिया है 9000, स्कंद दिया है 7000, मशीन दिया है आपका 6000, उपकरण दिया है 14000। दायित्व पक्ष में दिया है उत्तमण 1600, आरक्षित निधि यानी कि संचय कोष दिया है 6000, पूंजी दिया है ए, बी और सी का। तो ए का पूंजी है 10,000, बी का पूंजी है 10,000 और सी का पूंजी है 10,000। इस साझेदारी फर्म में बी जो है व्यापार से क्या करता है? अवकाश ग्रहण करता है। इनका जो है समायोजन करना है वो क्या है? देखिए, पहला है 5% संदिग्ध ऋण के लिए आरक्षण करना है, स्टॉक पे 5% और मशीन पर 10% अवमूल्यन करना है। अवमूल्यन करना है मतलब मूल्य कम करना है। भवन का स्वतंत्र मूल्यांकन करना है 15,100 रुपये पर। अब हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे लाभ हानि समायोजन खाता। लाभ हानि समायोजन खाता बनाएंगे। दो पक्ष होते हैं, विकलन पक्ष, समाकलन पक्ष, है ना। कॉलम होता है विवरण राशि, विवरण राशि। भवन का लिखेंगे आप 1100 रुपये। लाभ हानि, फिर इसके बाद देनदारों से कितना है 450, स्टॉक से कितना है 350, मशीन से है 600। अब क्या करेंगे? लाभ हानि को क्या करेंगे? पूंजी खाते में स्थानांतरित करेंगे। यहाँ पे शेष आएगा, इसका मतलब आपका हानि होगा, और इस पक्ष में शेष आएगा मतलब आपको लाभ होगा। ये सबको ऐड करोगे 1100 है, यहाँ पे आपका टोटल क्या आ रहा है 1400, और यहाँ का टोटल आ रहा है आपका 1100। कितना शेष बच रहा है? 300 शेष बच रहा है। तो 300 को आप क्या करोगे? ए, बी और सी तीनों को आप पूंजी के इसके अनुपात में, लाभ हानि के अनुपात में क्या करोगे? बांट दोगे। तो आ जाएगा ए का है 150, बी का है 100 और सी का है 50। तीनों को ऐड करोगे 300, 1400, 1400 बराबर। अब हम आगे बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता। इसमें भी दो पक्ष होते हैं, विकलन पक्ष, समाकलन पक्ष। साझेदारों की जो पूंजी है, शेष लाया गया में रोकड़, ए का है 10,000, बी का है 10,000 और सी का है 10,000। संचय को आप बांट दोगे लाभ हानि वाले अनुपात में, 3:2:1 के अनुपात में आप बांट दोगे। किसको? 6,000 को। 6,000 का निकालोगे तो आपका आ जाएगा ए का हिस्सा 3,000, बी का हिस्सा 2,000 और सी का हिस्सा 1,000। सबको टोटल कर दोगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? ए का टोटल आ जाएगा 13,000, बी का आएगा 12,000 और सी का आएगा 11,000। दायित्व विकलन पक्ष में जाते हैं तो लाभ हानि खाते से जो हमको हानि हुआ है, ये देखिए, ए का 150, बी का 100 और सी का 50, ये हानि हुआ है, उसको आप लिखोगे ए का 150, बी का 100 और सी का 50। अब क्या करोगे आप? यहाँ जो दिया हुआ है 12,000, उसमें से आप माइनस कर दोगे 100 रुपये। जब 100 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 11,900 रुपये। ठीक, यह आपका ऋण हो जाएगा। किसका? बी के तरफ से ऋण हो जाएगा। आगे देखते हैं, शेष ले गए। शेष ले गए में क्या आ जाएगा? ये जो ए का है 13,000, उसमें 150 माइनस कर दोगे तो 12,850 आ जाएगा। तो ये 13,000 हो गया। इसको ऐड कर दोगे, 11,000 में 50 माइनस कर दोगे तो 10,950 आ जाएगा। इसको ऐड कर दोगे 11,000 आ जाएगा। आपका दोनों खाता कंप्लीट हो गया, लाभ हानि समायोजन खाता भी और साझेदारों का पूंजी खाता भी। चौथा प्रश्न दिया है आपका ए, बी और सी फर्म में साझेदार हैं जो अपने लाभ का विभाजन 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में करते हैं। इनका चिट्ठा दिया हुआ है। रोकड़ में दिया है 15,600, देनदार में दिया है 13,000, स्कंद में दिया है 17,000, मशीन में दिया है आपका 3,000, उपस्कर में दिया है 3,500, भवन में दिया है 11,500। अब दायित्व पक्ष में चलते हैं। लेनदार दिया है 8,000, बैंक अधिविकृत दिया है 3,600, सामान्य संचिति दिया है आपका 12,000,
पूंजी खाता जो इन्होंने पूंजी लेकर के आया है वो कितना लेकर के आया है। ए ने लाया है 20,000, बी ने लाया है 10,000 और सी ने लाया है 10,000। इनका समायोजन देख लेते हैं। सी जो है क्या कर रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है। जब सी अवकाश ग्रहण कर रहा है तो इस स्थिति पे हमको देखना होगा समायोजन क्या क्या दिया है। स्कंद मूल्य पर दिया है 10% की वृद्धि, संयंत्रों पर 5% कटौती, देनदार पर 5% डूबत ऋण संचय और ख्याति का मूल्य 12,000 रुपये करना है। चलिए अब सवाल बनाते हैं। लाभ हानि समायोजन खाता देखेंगे आप। प्लांट से कितना आ जाएगा 150, संचय से आ जाएगा 650, स्टॉक आ जाएगा आपका 1,700। लाभ हानि अब क्या करेंगे हम, इसका टोटल करते हैं। समाकलन पक्ष का 1700 हो जाएगा। विकलन पक्ष का अगर टोटल करें 650 और 150 तो कितना हो जाएगा ये 800 रुपये। कितना रुपये का डिफरेंस आ रहा है, 900 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अब आप क्या करोगे, 900 रुपये को जो लाभ हानि है ए बी और सी के पूंजी खाते में हस्तांतरित करोगे। लाभ आएगा इधर, इस साइड आता है तो लाभ होता है, इस साइड आता है तो क्रेडिट साइड आता है तो आपका हानि होता है। आपका ए आ जाएगा 450, बी आ जाएगा 300 और सी आ जाएगा 150, है ना। अब हम बनाते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। जब साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हैं ए बी और सी के लिए, तो जो रोकड़ लाया गया है, ए के द्वारा कितना रोकड़ लाए हैं 20,000, बी ने लाया 10,000 और सी ने लाया 10,000 रुपये। इसके बाद संचय कितना है 6,000, 4,000 और 2,000, टोटल 12,000 हो गया। 6,000, 4,000 और 2,000। वसूली को यानी कि हम जो यहाँ पे लाभ निकाले हैं 450, 300 और 150, वो आप लिख दोगे 450, 300 और 150। उसके बाद ख्याति का लिखना है 6,000, 4,000 और 2,000। ख्याति कितना हो जाएगा आपका 12,000 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, सभी को ऐड कर दोगे तो ए का आ जाएगा आपका 32,450, बी का आएगा 18,500, सी का आएगा 14,150। अब आप क्या करोगे, विकलन साइड आओगे। विकलन साइड आ जाएगा ऋण से 14,150 क्योंकि सी जो है अवकाश ग्रहण कर रहा है। शेष ले गए 32,450 ए का और बी का है 18,300। ये आपका टोटल। चौथा प्रश्न भी आपका हो गया।